हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉन्करर। तो चलिए आज का करंट अफेयर का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा, NIRF के अनुसार जारी की गई सूची में कौन से संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है IIT मद्रास, दूसरा ऑप्शन है IISc बेंगलोर, तीसरा ऑप्शन है IIT दिल्ली, चौथा ऑप्शन है IIT बॉम्बे। तो हाल ही में जो NIRF के अनुसार जारी की गई सूची है उसमें IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो IIT मद्रास को प्रथम स्थान है वो ओवरऑल इंस्टीट्यूशन में प्राप्त हुआ है। और दूसरे स्थान पे IISc बेंगलोर है, तीसरे स्थान पे IIT दिल्ली है और चौथे स्थान पे IIT बॉम्बे है। अगर अलग अलग कैटेगरी वाइज देखा जाए तो अलग अलग कैटेगरी वाइज में इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा जाए कौन टॉप पे है, तो IIT मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप पे है। अगर यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाए कौन टॉप पे है, तो यूनिवर्सिटीज़ में IISc बेंगलोर जो है वो टॉप पे है। अगर मेडिकल के क्षेत्र में देखा जाए कि मेडिकल कॉलेजेस में कौन सा टॉप पे है, तो एम्स का जो दिल्ली में कॉलेज है वो क्या है, वो टॉप पे है, इंस्टीट्यूट है वो क्या है, टॉप पे है। फिर लॉ के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कौन सा कॉलेज टॉप पे है, तो लॉ के क्षेत्र में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर में जो है वो क्या है, टॉप पे है। फिर मैनेजमेंट के में जो कौन सी इंस्टीट्यूट टॉप पे है, वो IIM अहमदाबाद टॉप पे है। और अगर फार्मा के सेक्टर में देखा जाए तो फार्मा के सेक्टर में जामिया हमदर्द जो कि दिल्ली में है वो क्या है, टॉप पे है। अब यहाँ पे बात आई है NIRF की, तो NIRF की हम फुल फॉर्म देखते हैं सबसे पहले। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF किसके अंतर्गत आता है? NIRF आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस समय इसके मंत्री कौन है? इस समय इसके मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका होता है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत के कितने संस्थाओं को टॉप 200 में स्थान प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो हाल ही में जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत के 3 संस्थाओं को टॉप 200 में क्या मिला है, स्थान मिला है। और ये टॉप 3 संस्थाएं कौन सी हैं? पहली है IIT बॉम्बे जिसको 172वां स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा है IISc बेंगलोर जिसको 185वां स्थान प्राप्त हुआ है और तीसरा है IIT दिल्ली जिसको 193वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर QS वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो ये जो है टॉप 1000 पूरे विश्व में टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट को क्या करता है, जारी करता है। और इस लिस्ट में भारत की कुल कितनी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कुल मिला के 21 हैं। और पिछले जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई थी उसमें कुल कितने थे? उसमें कुल 25 थे, यानी कि कुल 25 थे। और इसके क्या क्या मेजर्स हैं जिसके तहत पे ये रैंकिंग जारी की जाती है? इसमें सबसे पहला आपका एकेडमिक रेपुटेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी यूनिवर्सिटी की एकेडमिक रेपुटेशन को देखा जाता है। फिर सिटेशंस पर फैकल्टी, यानी कि उस फैकल्टी को कितना प्रशंसा पत्र मिला है वो देखा जाता है। फिर फैकल्टी और स्टूडेंट के रेशियो को देखा जाता है। फिर देखा जाता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो को देखा जाता है कि वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट कितने पढ़ रहे हैं। फिर और एक चीज़ और देखी जाती है कि वहाँ पे कितनी इंटरनेशनल फैकल्टी है। इन्हीं सब बेसिस पे क्या किया जाता है, ये रैंकिंग तैयार की जाती है। अगर वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले स्थान पे है मैसाचुसेट्स, यानी कि MIT यूनिवर्सिटी। ठीक, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरे स्थान पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आइए हम अपना तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्या है। हाल ही में किस झील के पानी का रंग लाल होने के कारण वह सुर्खियों में बनी रही? तो
इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं क्या। पहला ऑप्शन है नक्की झील, दूसरा ऑप्शन है लूनार झील, तीसरा ऑप्शन है वूलर झील और चौथा ऑप्शन है चिल्का झील। तो हाल ही में जो लूनार झील जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है, उसका जो है पानी जो है लाल रंग का हो गया है। बुल्ढाना झील एक तरह की क्या है, क्रेटर झील है जो कि उल्कापात यानी कि मिटियोरिट्स के कारण बनी है। आज से 50,000 साल पहले इस जगह पे उल्कापात हुआ था, जिसके कारण ये झील जो है बनी हुई है। ठीक, और इसके बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। जो लूनार लेक कंजर्वेशन और डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर हैं गजानन खारत जी का कहना है कि ये जो लेक जो है, लेक का पानी जो है लाल रंग का हुआ है, वो एल्गी और सैलिनिटी यानी कि पानी में जो है एल्गी यानी कि जो शैवाल होते हैं उनके, और सैलिनिटी यानी कि लवणता के बढ़ने के कारण ये पानी क्या हो गया है, लाल रंग का हो गया है। इसका एक कारण और भी है, क्योंकि बुल्ढाना जिले में पानी का जो यानी कि जो वर्षा की मात्रा रहती है वो क्या होती है, बहुत ही कम रहती है, जिसके कारण फ्रेश वाटर की क्या होती है, सप्लाई बहुत ही कम होती है, जिसके कारण पानी की लवणता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यहाँ पे इस झील का जो पानी है उसके 1 मीटर के अंदर तक भी ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम हो गई है। और इसकी जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू क्या होती है, किसी भी वाटर बेस्ड सॉल्यूशन की जो भी अम्लता या जो भी क्षारीयता नापी जाती है वो पीएच में नापी जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, पीएच वैल्यू कहा जाता है। तो इस झील के पानी की पीएच वैल्यू कितनी हो गई है, इस झील के पानी की पीएच वैल्यू 10.5 हो सकती है। और इमेज में आप देख ही सकते हैं कि पहले ये लेक किस तरह दिखती थी और अब ये लेक किस तरह दिख रही है। तो आइए हम अपना चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे गहरे ज्ञात स्थान तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है। कैथी सोलोवन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है वेलेंटिना टेरेस्कोवा, तीसरा ऑप्शन है स्वेतलाना सेविस्टिकाया और चौथा ऑप्शन है एलेक्सी लियोनोव। तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे, यानी कि हाल ही में विश्व के सबसे गहरे स्थान तक पहुँचने वाली प्रथम महिला हो गई हैं कैथी सोलिवन, और वेलेंटिना टेरेस्कोवा जो है वो अंतरिक्ष में पहुँचने वाली प्रथम महिला थी, और स्वेतलाना सेविस्टिकाया जो है अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली प्रथम महिला थी, और एलेक्सी लियोनोव जो है वो अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले प्रथम पुरुष थे। और कैथी सोलिवन के बारे में एक फैक्ट और है कि ये जो है विश्व की पहली ऐसी महिला बन गई है जिन्होंने स्पेस वॉक भी किया है, और ये जो है विश्व के सबसे गहरे स्थान तक भी पहुंची हैं। स्पेस वॉक का मतलब ये होता है कि अंतरिक्ष में जब कोई भी अंतरिक्ष यात्री जाता है तो कैप्सूल के अंदर जो रहता है, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल के अंदर रहता है तो वो केवल अंतरिक्ष में गया है, लेकिन अगर वो कैप्सूल से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में कुछ देर भ्रमण करता है तो उसी को क्या कहा जाता है, स्पेस वॉक कहा जाता है। अब विश्व के सबसे गहरे ज्ञात स्थान की बात आई है तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो विश्व का सबसे गहरा ज्ञात स्थान चैलेंजर डीप है, जो कि मरियाना ट्रंच में है, जो कि प्रशांत महासागर में आता है। इसको मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैप में देख सकते हैं आप कि ये पैसिफिक ओशियन है, और ये फिलीपींस के पास है, और ये जो है गुआम जो कि यूएसए का आइसलैंड है उससे जो है 200 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और थोड़ा सा हम महासागरीय उच्चावच के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्त की बात आई है कि चैलेंजर डीप की बात आई है। तो महासागरों का जो तटीय इलाका होता है उसे महाद्वीपीय शेल्फ मतलब कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जानते हैं, और जो ढाल वाला इलाका होता है महासागरों का उसे कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा उत्थान होता है महाद्वीपीय उच्चावच में, जिसे हम कॉन्टिनेंटल राइजेशन के नाम से जानते हैं। फिर गहरे सागर में क्या पाया जाता है, मैदान पाया जाता है, जिसे ओशियन बेसिन या महासागरीय मैदान के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं मैदानों पे क्या पाया जाता है, इन्हीं मैदानों पे
डीप्स पाए जाते हैं जिसे गर्त कहा जाता है। उसी में से एक है चैलेंजर डीप है, जो कि विश्व का सबसे गहरा स्थान है। और यहीं पे अभी जो है कैथी सोलिवन जो है यहाँ तक पहुँची हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशियाई शेरों की गणना के अनुसार उनकी संख्या कितनी हो गई है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 674, दूसरा ऑप्शन हमारा 2967, तीसरा ऑप्शन है हमारा 3250, चौथा ऑप्शन है हमारा 800। तो हाल ही में एशियाई शेरों की गणना की गई है। इसके अनुसार भारत में एशियाटिक शेरों की संख्या कितनी हो गई है, 6074 हो गई है, मतलब कि 674 हो गई है। और 2967 क्या है, ये भारत में बाघों की संख्या है। और 3250 क्या है, विश्व में कुल बाघों की संख्या है। अब एशियाटिक लायन के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा जान लेते हैं। एशियाटिक लायन जो है वो गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं, जिसे गिर नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जिसमें सौराष्ट्र के भी कुछ इलाके आते हैं। और एशियाटिक लायन का अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो क्या है, पैंथेरा लियोपर्सिका। और एशियाटिक लायन को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में रखा गया है। और 5 सालों में इनकी जो संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है, इनके संख्या में 29% की वृद्धि हुई है। और अब जो एशियाटिक लायन की जनगणना होती है वो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसे पूनम अवलोकन के नाम से जाना जाता है। और IUCN के अनुसार ये किस कैटेगरी में आता है, IUCN के अनुसार ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, मतलब कि संकटग्रस्त कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे IUCN की बात आई है तो IUCN के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि IUCN क्या है। तो IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 5 अक्टूबर 1948 में फाउंट ब्लू फ्रांस में। ठीक, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और इसके में थोड़ा जो कैटेगरी बांटी गई है वन्य जीवों की वो हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है एक्सटिंक्ट कैटेगरी, मतलब कि जो जीव क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। दूसरी कैटेगरी है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब कि वन्य जीवन से जो प्राणी क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, जो प्रजाति विलुप्त हो गई है। तीसरी कैटेगरी है इसकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब कि जो अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति हैं। और चौथी कैटेगरी है इसकी संकटग्रस्त प्रजाति, मतलब कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसी में आपका एशियाटिक लायन आता है। पांचवी कैटेगरी है आपकी वल्नरेबल की मतलब सुभेद्य, मतलब कि जो कि पिछले 10 वर्ष में जिनकी संख्या क्या हो गई है, 50% तक कम हो गई है। नियर थ्रेटेंड अगली कैटेगरी है, जो कि खतरे के नज़दीक होते हैं। लीस्ट कंसर्न, मतलब जिन पे न्यूनतम ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद आता है डाटा डिफिशिएंट, मतलब कि उनके बारे में अभी तक जानकारी अपर्याप्त है। फिर एक और कैटेगरी है नॉट एवेल्युएटेड, जिनका मूल्यांकन ही अभी तक नहीं किया गया है। तो एशियाटिक शेरों के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अफ्रीकन शेर जो होते हैं, अफ्रीकन लायन जो होते हैं, वो वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं, मतलब कि सुभेद्य में आते हैं। ठीक, और जो अफ्रीकन लायन होते हैं वो एशियाटिक लायन से क्या होते हैं, कद में थोड़े बड़े होते हैं। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में IWF ने संजीता चानू को डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया है, वह किस खेल से संबंधित थी। तो हाल ही में IWF ने संजीता चानू को डोपिंग से मुक्त कर दिया है, डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया है। वह वेट लिफ्टिंग खेल से क्या थी, संबंधित थी। तो IWF मतलब कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने वाडा के कहने पर क्या कर दिया है,
संजीता चानू को संजीता चानू को जो डोपिंग के आरोप उन पे लगे थे उनसे मुक्त कर दिया गया है। संजीता चानू पे वर्ष 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान क्या किया गया था, उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि वो डोपिंग किया करती हैं। तो डोपिंग के बारे में आया है यहाँ पे, तो डोपिंग के बारे में हम एक एजेंसी के बारे में जान लेते हैं जिसे हम वाडा के नाम से जानते हैं। और वाडा का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसका उद्देश्य क्या है कि खिलाड़ियों में या खेलों में एंटी डोपिंग करना, मतलब कि डोपिंग को रोकना। डोपिंग क्या होता है, डोपिंग मतलब कि खिलाड़ी जो एक विशेष प्रकार का ड्रग्स लेते हैं जिसके कारण उनकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। अब वाडा की बात आई तो वाडा का मुख्यालय कहाँ पे, वाडा का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक, और अगला क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पर आयात शुल्क बढ़ाकर 10% से किस पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। तो पहला ऑप्शन है इसका जूट, दूसरा ऑप्शन है इसका बांस, तीसरा ऑप्शन है इसका दाल और चौथा ऑप्शन है इसका खाद्य तेल। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस पर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पर शुल्क 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 25% कर दिया गया है। ऐसा इसलिए केंद्र सरकार ने किया है ताकि किसानों को क्या हो सके, लाभ हो सके, बाहर के बांस क्या हो सके, कम आयात हो सके, और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो यहीं के बांसों को क्या करें, यहीं के बांसों को खरीदे और यहीं के बांसों से अपने उत्पादों यानी कि अगरबत्ती इत्यादि को क्या करें, तैयार करें। और इससे जो छोटी अगरबत्ती कंपनियों को जो बड़ी अगरबत्ती कंपनियों से क्या मिलता था, कंपटीशन मिलता था, वो भी क्या होगा, काफ़ी हद तक अब कम होगा। क्योंकि बड़ी जो कंपनियां अगरबत्ती की होती थी वो बाहर से बांसों को क्या करती थी, आयात करती थी, सस्ते बांसों को। तो जिसके कारण जो छोटी कंपनी के जो अगरबत्ती बनाने वाले हैं उनका नहीं बिक पाता था, क्योंकि उनके जो अगरबत्ती बनाने की जो बांस की लकड़ियां होती थी वो महंगी होती थी, जिस कारण उनको लाभ नहीं मिल पाता था। तो इसलिए केंद्र सरकार ने बांसों की आयातों पे आयात शुल्क बढ़ाकर 10% से कितना कर दिया है, 25% कर दिया है। बांसों के बारे में एक फैक्ट मैं और बता दूं आपको कि बांसों को 2017 से पहले किस श्रेणी में रखा जाता था। बांसों को 2017 से पहले वृक्ष की श्रेणी में रखा जाता था, जिसके कारण इनके व्यापार में किसानों को काफ़ी ज़्यादा या व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा क्या होती थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। क्योंकि जो वृक्ष होते हैं वो वन संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इस कारण से इसके जो व्यापार में दिक्कतें होती थी। लेकिन 2017 में जो केंद्र सरकार ने बांसों को किसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया, बांसों को झाड़ियों या घासों के अंतर्गत शामिल कर दिया गया, जिसके कारण इसके आयात इसका जो व्यापार में क्या हो गया है, इसका जो व्यापार हो गया है आसान हो गया है। अब आगे हम अपना 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है हमारा 8वां क्वेश्चन है, वंशधारा नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है। पहला ऑप्शन है इसका उड़ीसा और छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है इसका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है इसका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और चौथा ऑप्शन है इसका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो हाल ही में वंशधारा नदी पर जो जल विवाद हुआ है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के मध्य में है। और ये जल विवाद क्यों हुआ है, क्योंकि वंशधारा नदी जो है वो उड़ीसा के कालाहांडी नामक स्थान से निकलती है और ये आंध्र प्रदेश में बहते हुए आंध्र प्रदेश के कालापट्टनम नामक जिले से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक, तो आंध्र प्रदेश ने इस पे क्या किया है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस पे एक बहुत ही तेज वेग वाली नहर बना दी है। तेज वेग वाली नहर बनाने से क्या हुआ है, उड़ीसा सरकार का ये कहना है कि ये तेज वेग वाली नहर जो है वो नदी के पूरे पानी को क्या करेगी, खींच लेगी, जिसके कारण नदी का जो जल है वो क्या हो जाएगा, नदी की जो घाटी है वो क्या हो जाएगी, वो सूख जाएगी। तो यही विवाद है दोनों के मध्य। और
भारतीय संविधान में जो अंतर्राज्यीय जल विवाद को अनुच्छेद 262 के अंतर्गत क्या किया गया है, रखा गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार को ये क्या है, केंद्र सरकार को ये शक्ति प्राप्त है कि अगर किन्हीं दो राज्यों के मध्य अंतर्राज्यीय जल विवाद उत्पन्न होता है तो वो इस पर किसी तरह का न्यायाधिकरण या किसी तरह का कानून बना सकती है और ये कानून राज्य को मानना ही पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहीं पे, वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और तो थोड़ा सा यहाँ पे हम जान लेते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। और उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल कौन है, उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और जो उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है, वो हैं नवीन पटनायक। और उड़ीसा में ही आपको पता होगा कि एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है सिमलीपाल नेशनल पार्क। और इस प्रकार से वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।